हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा आप सभी तक पहुंचा रहे हैं और इसी क्रम में हमने सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू किया। आप सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं। ये 32वां लेक्चर है इसी क्रम का। आप सब लोग पहले के लेक्चर्स भी देख चुके होंगे और आपको शायद वो अच्छे लगे होंगे। आपने कमेंट भी किया होगा, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सुसाइड पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल विषय पर आ जाते हैं। आप सब लोगों को बार बार कहा गया है कि पहली यूनिट मैंने पढ़ा दी, सिलेबस को वर्ड टू वर्ड आप याद कर लीजिएगा। दूसरी यूनिट हम पढ़ रहे हैं जिसमें पॉइंट है अपराध का बदलता हुआ परिदृश्य। कल हमने नशीली दवाएं पढ़ी थी, आज हम आत्महत्या और सुसाइड पर बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। चलिए शुरू करते हैं। आत्महत्या शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है और इतना बड़ा सच है जो आज की समाज के लिए एक आवश्यक चीज बन गया है। मतलब समाज में एक इसे कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को समझाया जाना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्महत्या की दर में वृद्धि होती जा रही है। क्या अर्थ होता है आत्म अर्थात स्वयं। आत्म का अर्थ होता है स्वयं और हत्या का मतलब होता है समाप्त करना, अर्थात स्वयं को समाप्त करने की अवस्था कहलाती है आत्महत्या। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से जब स्वयं को, अब किसी भी कारण शब्द है यहां, कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से जब स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर लेता है, स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर देता है या स्वयं की जीवन लीला को समाप्त कर देता है, तो इसे ही हम आत्महत्या कहते हैं। बहुत कॉमन शब्दों में बहुत सरल सी बात हम कहना चाह रहे हैं। आत्महत्या क्या है, अगर इसे थोड़ा और डीप में देखें तो स्वयं के द्वारा स्वयं को जानबूझकर नष्ट करने की क्रिया, एक प्रोसेस है। आत्महत्या क्या है? एक प्रोसेस है। सोशियोलॉजी में इन्हीं शब्दों का आधार होना चाहिए लिखने में। यह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर, अब देखिए यहां ये शब्द आना बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी परिभाषा लिख रहे हैं एग्जाम में, मान लीजिए 2 नंबर में आत्महत्या की डेफिनेशन पूछी और आपने एक सरल शब्दों में कह दिया कि स्वयं को नष्ट कर लेना, नहीं, स्वयं को नष्ट करना नहीं, स्वयं को जानबूझकर नष्ट कर लेना। देखो, एक सिपाही हमारे देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा है, दुश्मन उधर से गोली चला रहा है, एक व्यक्ति इधर से उनको सामना कर रहा है। अब इसको पता है कि भैया मुझे वहां मार दिया जाएगा, वो आत्महत्या नहीं है भाई, वो आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपके दिमाग में सबसे पहले जो काम करना चाह रहा हूं कि आत्महत्या के लिए एक कॉमन शब्दावली जो है वो ये है कि स्वयं द्वारा स्वयं को नष्ट कर लेना नहीं। ये जो सोशियोलॉजी है, जो एग्जामिनर हमारे कॉपी में देखता है, वो क्या देखता है? वो हमारी कॉपी में वो महत्वपूर्ण बातें देखता है जो असली में उस चीज को डिफाइन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो इसमें 3 बातें कौन सी आनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जानबूझकर। देखो, ऐसा बोलें कि कोई व्यक्ति जो है वो उसकी गाड़ी से जा रहा था और वो मोबाइल चला रहा था। अब इस दुनिया को सबको पता है कि मोबाइल चलाते चलाते गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो जाते हैं और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या इसे हम जानबूझकर मानेंगे? नहीं, ये जानबूझकर नहीं है, ये गलती से है। और ऐसी ही और अनेक घटनाएं हो सकती हैं। कुल मिलाकर समझाने की कोशिश यह की जा रही है कि एक व्यक्ति, आत्महत्या का अर्थ हुआ स्वयं के अस्तित्व को खत्म कर लेना, लेकिन जानबूझकर किए जाने वाले स्वयं के अस्तित्व को खत्म करने को ही हम सुसाइड या आत्महत्या के अंतर्गत शामिल करते हैं। याद रखिएगा, सुसाइड एक अलग चीज है, शहीद हो जाना एक अलग चीज है, गलती से किसी समस्या के तहत मर जाना अलग चीज है। ये तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इमाइल दुर्खिम पहले सोशियोलॉजिस्ट थे, पहले ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द सुसाइड, और उसमें उन्होंने आत्महत्या को परिभाषित किया। तो क्योंकि हमें सुसाइड की एक परिभाषा याद करनी है तो हम यहीं पे इनकी परिभाषा भी याद कर लेते हैं। मैं यहाँ इस टॉपिक में आपको 2 बातें पढ़ाने वाला हूं। एक तो हम आत्महत्या एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ेंगे और फिर हम थोड़ी देर बाद
इमाइल दुर्खिम ने क्या कहा था सुसाइड के बारे में, उन सब बातों को पढ़ेंगे, उनको कितने प्रकार बताए ये सब भी हमें पढ़ना है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इमाइल दुर्खिम जो है वो इसकी परिभाषा क्या देते हैं आत्महत्या की, आत्महत्या शब्द मृत्यु के उन समस्त घटनाओं के लिए, क्या कह रहे हैं, आत्महत्या मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसका भावी परिणाम मृत्यु को मृत्यु हो वह जानता है। बहुत अच्छी परिभाषा है, वर्ड टू वर्ड इसको याद कर लो। इसमें 3 बातें कही गई है। पहली कही जा रही है कि मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पहला शब्द याद हो गया होगा। दूसरा, जो स्वयं को मारने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम है, जो मारने वाले की स्वयं की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम है। और तीसरी बात, जिसका भावी परिणाम जो है वो मृत्यु हो, यही क्या कहलाएगा, आत्महत्या। देखिए, एक जनरल कॉन्सेप्ट कंटेंट्स में आत्महत्या शब्द कुछ और है, और जो सोशियोलॉजी की आत्महत्या है इसमें सब कुछ आत्महत्याएं आ जाती हैं। सीमा पर कोई व्यक्ति मरता है वो भी इसे सोशियोलॉजी उसे आत्महत्या कहती है। अगर कोई व्यक्ति सती प्रथा के माध्यम से जोहर कर लेता है, सती हो जाता है, तो भी आत्महत्या ही होती है। यहां सब कुछ आत्महत्या के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। तो लेकिन फिर भी उसमें जानबूझकर शब्द जरूर आना चाहिए, जानबूझकर, या व्यक्ति वेल नोन हो कि ये जो काम वो करना। देखो, सोशियोलॉजिस्ट ने भी यही कहा, जिसके भावी परिणाम मृत्यु हो जाना है उसे ये पता हो कि इसका भावी परिणाम मृत्यु है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं, आपको पता है कि रेलवे ट्रैक तो बंद है, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि एक रेल की टेस्टिंग हो गई और उस दिन आप उसकी चपेट में आ गए, आपको पता नहीं था कि मृत्यु हो जाएगी, तो इसे सुसाइड नहीं कहेंगे, इसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सीडेंट कहते हैं। मतलब आप दोनों में अंतर समझिए। दुर्घटना मृत्यु एक शब्द हम बोल रहे हैं, या हमने शब्द यूज किया दुर्घटना मृत्यु, और एक शब्द हमने आत्महत्या यूज कर लिया। तो आत्महत्या और दुर्घटना मृत्यु में क्या अंतर है? जब व्यक्ति सोच समझकर मरे तो वो है आत्महत्या, और जब व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण से मर जाए तो वो है दुर्घटना मृत्यु। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आत्महत्या के प्रमुख कारण पता कर लेते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही प्रश्न हैं कि आत्महत्या के प्रमुख कारण क्या है भैया, चलो देख लो। पारिवारिक समस्या, जो सबसे बड़ा सत्य आजकल निकल आकर आ रहा है, ज्यादातर आत्महत्याओं का जो रिजल्ट है या कारण है वो पारिवारिक समस्या मिलता है। मानसिक एवं शारीरिक बीमारियां, हो सकता है कि किसी को एड्स, कैंसर ऐसी बीमारी हो गई हो और वो उससे घबरा करके आत्महत्या कर ले, ये भी कारण होता है। नशीली दवाओं की लत, जब किसी को नशीली दवाओं की लत लग जाती है तो गलत डिसीजन लेता है, और फिर समाज में जब वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है तो आत्महत्या कर लेता है। विवाह से संबंधित मुद्दे, जैसे कम उम्र में विवाह हो जाना, अवैध संबंध, बांझपन, ऐसे कारण भी आत्महत्या के लिए इंसान को प्रोत्साहित करते हैं। सिमिलर प्रेम प्रसंग, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दिवालियापन या ऋणग्रस्तता, परीक्षा में असफलता। आपने देखा होगा अभी कोटा में, इंदौर में कभी ना कभी हम सुनते रहते हैं कि एक बच्चा फलानी परीक्षा में असफल हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। आगे हम दुर्खिम का जब वेराइटीज पढ़ेंगे, दुर्खिम ने प्रकार बताए हैं आत्महत्या के, वो करेंगे, लेकिन बेसिक प्रश्न बिना दुर्खिम के भी तो बन सकते हैं, तो इसलिए बेसिक डाटा भी याद होना चाहिए। परीक्षा में असफलता, बेरोजगारी, गरीबी, साइबर बुलिंग एक बड़ा कारण बनते जा रहा है आजकल। आपने देखा होगा इंदौर में अभी एक महानुभाव ने हत्या कर ली क्योंकि उनके कुछ न्यूड फोटोज जो है वो वायरल कर दिए गए थे, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये भी आजकल एक बड़ा रीजन बनते जा रहा है। सोशल मीडिया भी एक बड़ा कारण बनते जा रहा है। सामाजिक तनाव, लैंगिक भेदभाव, ये सब कारण आम है जो आत्महत्या के लिए मनुष्य को प्रेरित कर सकते हैं या प्रेरित करते हैं। ये आजकल के कारण है। अब अगर एग्जाम में 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जो ये पढ़ाया गया है सीधे 12 पॉइंट, इन्हीं में से आप 7-8 पॉइंट कितने भी जितने याद रख पाए उतने सीधे वन लाइनर फॉर्म में लिखेंगे। और अगर यही प्रश्न आपको 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है
तो आप फिर इसका स्वरूप थोड़ा चेंज करेंगे और फिर आप किस रूप में लिखेंगे, तो आत्महत्या के प्रमुख कारण आप इस रूप में लिखेंगे। पहला कारण लिखेंगे सामाजिक, दूसरा आर्थिक, धार्मिक, शिक्षा संबंधी और मनोवैज्ञानिक। तो यहां आपको थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करना है। जब आप सामाजिक कारण लिखेंगे तो समाज से रिलेटेड कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सामाजिक कारण है एक बलात्कार, ये क्या हो गया, एक सामाजिक कारण है। लैंगिक भेदभाव, ये एक सामाजिक कारण है। फिर आपका घरेलू हिंसा, ये क्या हो गया, सामाजिक कारण हो गया। बांझपन, ये सब क्या हो गए, समाज में रहने के कारण मनुष्य को लगने लगे कि मैं इस समाज में रहने योग्य नहीं हूं, तो वो आत्महत्या कर लेता है। आपको दूसरा कारण देखने को मिलेगा यहाँ आर्थिक। अब यहाँ पैसे से रिलेटेड जितने भी कारण हैं, जैसे कि किसान ऋणग्रस्तता हो गया। आप अलग अलग मूवी में ऋणग्रस्तता की बातें करते हैं तो अलग अलग प्रकार से, जैसे किसी किसान को ऋण बहुत ज्यादा हो गया और फसल खराब हो गई, अब वो ऋणग्रस्तता के कारण आत्महत्या कर ले, तो वो आर्थिक कारण होगा। ऐसे ही कोई बिजनेसमैन है, उसका अगर कहीं शेयर मार्केट में नुकसान हो जाए, उतार चढ़ाव हो जाए, दिवालिया हो जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए, ऐसे किसी कारण से कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो वो सब आर्थिक कारण में गिने जाएंगे। ऐसे ही धार्मिक कारण होता है। धार्मिक कारण क्या हो सकता है, जैसे सती प्रथा। अब ये जो सती प्रथा है, ये सती प्रथा जो है वो एक धार्मिक कारण है। धर्म के आधार पर उसे, धर्म के नाम पर या धर्म का सहारा लेकर, जैसे जैन धर्म में भी ऐसा एक प्रोसीजर है, बौद्ध धर्म में भी अपने शरीर को छोड़ने का एक प्रोसीजर है। आपने संलेखना सुना होगा, हम आत्महत्या उसे कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक स्वरूप हो सकता है धार्मिक कारण से आत्महत्या करने का या स्वयं के शरीर को नष्ट कर लेने का। अब आत्महत्या शब्द बुरा लग रहा होगा तो मैं ऐसा कह दूं, स्वयं के शरीर को नष्ट कर लेना या स्वयं के अस्तित्व को समाप्त, समाधि धारण कर लेना। हिंदू धर्म में क्या होता है भाई, हम जल समाधि ले लेते हैं, फलानी समाधि ले लेते हैं, कुल मिलाकर शरीर को नष्ट कर देते हैं, शरीर को समाप्त कर देते हैं। वो अलग बात है कि हमने आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया, लेकिन वो धार्मिक कारण से शरीर को नष्ट करना आत्महत्या ही कहलाएगा सोशियोलॉजी की टर्म में। शिक्षा संबंधी, तो किसी स्टूडेंट का एग्जाम में असफल हो करके फांसी लगा लेना क्या हो जाएगा, शिक्षा संबंधित कारण हो जाएगा। ऐसे ही रोजगार इसी में आ जाएगा, इसी में बेरोजगारी आ जाएगी, इसी में इससे रिलेटेड या शिक्षा से संबंधित जो पॉइंट है वो इन्हीं में जोड़ करके आपको आंसर कर लेने हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, यहां आप लेंगे प्रेम प्रसंग ले लीजिए, फिर यहां पर नशे की लत ले लीजिए, नशे की लत हो जाएगी, या इससे रिलेटेड जो है प्यार में धोखा हो गया, प्यार में धोखा। ऐसे जो कारण हैं वो आपको मनोवैज्ञानिक कारण के रूप में याद रखने हैं, पॉइंट को समझना है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो बात यह है कि अगर 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सीधे वन लाइनर आंसर करके आएंगे। इन्हीं बातों को हमने उठा करके जब 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था तो उसे ही थोड़े अलग रूप में प्रेजेंट कर दिया। सामाजिक अलग 2-3 कारणों का मिला हुआ एक बड़ा पैराग्राफ बनाकर आंसर किया, आर्थिक में 2-3 कारणों को मिलाकर एक पैराग्राफ बनाया, ऐसे ही धार्मिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, आपको जो जो समझ में आता है उस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या का समाधान क्या है भैया, आत्महत्या का समाधान देख लेते हैं। युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य मतलब मन से रिलेटेड स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श सेवाएं, स्वयं सहायता समूह और मनोरोग से संबंधित संसाधनों की मदद से आत्महत्या रोकने में मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ कहा जा रहा है कि युवाओं को मनोरोग या उनके मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्हें ट्रेनिंग या उनके लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, मानसिक संकट की शुरुआत की पहचान करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा इस तरीके की हरकतें करने लगे तो उनकी शुरुआत में ही पहचान हो जानी चाहिए। एक स्वस्थ जीवन शैली, जैसे अच्छा आहार, शारीरिक गतिविधि, इंटरनेट के माध्यम से उचित उपयोगी, अच्छी मित्रता, योग आदि साधनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब ये सब चीजें रहेंगी तो इंसान कंट्रोल्ड रहेगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम आएगी वो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है। देखो, 2 बातें, हमारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी है, ये हम हैं, और हमारे सामने ये एक प्रॉब्लम खड़ी है। अब हम या तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें या फिर आत्महत्या कर लें। ये 2 चीजें हो सकती है। आत्महत्या का बेसिक कारण है आपके सामने जो समक्ष परिस्थितियां हैं उनको स्वीकार ना कर पाने की अवस्था में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है।
तो उसे एक तो या तो हम सहनशील बना दें, पहला कारण तो हमने या तो जागरूकता फैला दी, पहचान कर ली पहले ही, फिर घरेलू हिंसा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोक दिया, पारिवारिक माहौल को सुधार दे दिया, शिक्षा के मूल्यांकन की जो विधियां हैं कि कोई व्यक्ति पास या फेल होने के बजाय अलग अलग टाइप से उसका मूल्यांकन हो, ऐसी कोई व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। धर्म, जाति, लैंगिक भेदभाव को कम करने हेतु सामाजिक परिवर्तन करना चाहिए। अब आजकल क्योंकि साइबर एक कारण बन रहा है आत्महत्या का, तो इसलिए साइबर नीति को कठोर किया जाना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति और अंतर क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से समुदाय की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। हर स्थान पर ऐसा कोई प्रोसेस बनाया जाए जहां 5-10 लोग पूरा समुदाय मिलकर किसी काम को करने की कोशिश करे, तो सामुदायिकता या सहकारिता जब बढ़ेगी तो अपने आप आत्महत्या कम हो जाएगी। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, एक फैक्ट्री है जिसका एक व्यक्ति मालिक है और फैक्ट्री अच्छी खासी चल रही थी, लाखों करोड़ों कमा रहा था व्यक्ति, फैक्ट्री में आग लगती है और ये व्यक्ति जो है वो लोन भी नहीं चुका पाता है, अब ये मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। अगर यहीं पर 10 लोग एक फैक्ट्री के मालिक होते और वो वही सेम कमा खा रहे थे, फैक्ट्री में आग लग जाती है और फिर अगले दिन ये ऋण नहीं चुकाने की अवस्था में आ जाते हैं, तो अब 10 आपस में एक दूसरे को ढांढस बंधाते हुए, धैर्य बंधाते हुए आत्महत्या तो नहीं करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में चीजें सुधर जाती है। इसलिए सहकारिता या जो सहयोगात्मक स्वरूप है उसे अपना करके सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, सरकार के प्रयास पे आते हैं। हमारी सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछने की चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये पॉइंट पर फोकस करना। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, ये 2017 में लाया गया एक कानून है। इस कानून के तहत क्या किया गया, जो मानसिक रूप से विकृत लोग होते हैं, अर्थात सीधे मैं कह दूं पागल हो जाने वाले लोगों को या मानसिक बीमारी वाले लोगों को, वाले व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करने का सरकार ने विशेष प्रावधान किया, अलग से व्यवस्था की। और आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति लाई गई और उसको बनाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया 2019 में। इसके लिए टास्क फोर्स बनाया गया। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है जो आजकल आत्महत्या के रोकथाम के उपाय में सरकार द्वारा किए गए कार्यों में गिना जाता है। किरण, ये क्या है भैया, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। किरण मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से परेशान लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई और उस टोल फ्री हेल्पलाइन का नाम है किरण। आशा की किरण होना चाहिए था, लेकिन बाद में उसे चेंज करके, क्योंकि आशा जो है वो महिलाओं से संबंधित किसी एक योजना में बहुत पहले यूज किया जा चुका है, इसलिए भी किरण नाम रखा गया। तो याद रखना, किरण क्या है, एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो सभी व्यक्तियों को हर समय 24/7 आशा की किरण प्रदान करने का काम करती है, वो किरण है। अगला है मनोदर्पण पहल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पहल है भैया। मनोदर्पण पहल ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत और अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों, परिवार के सदस्यों, शिक्षकों को कोविड-19 के दौरान जो उनके मानसिक तनाव की अवस्था पैदा हो गई थी, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, वो पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब इंसान घर ही घर में घुट घुट कर मरने की अवस्था में था, तो वहां मनोदर्पण पोर्टल लाया गया। मनोदर्पण एक एप्लीकेशन, मनोदर्पण के माध्यम से लोगों को रिलैक्स करने, मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि ये समस्या है, कुछ दिन की है, फिर से निकल जाएगी, आप आगे बढ़ते रहें जीवन में। इस तरीके के प्रयास सराहनीय रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, अभी जो हमने जिसकी बात की थी वो 2023 में घोषित की गई है। देखो 2019 में एक टास्क फोर्स बनाया गया जो रणनीति बनाएगा और 2023 में उस रणनीति को अपना लिया गया। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक हम आत्महत्या की जो मृत्यु दर है उसको 10% तक कम कर लेंगे। 2030 तक सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक सिलेबस ऐड कर दिया जाएगा, एक चैप्टर ऐड कर दिया जाएगा जिसमें बच्चों को सुसाइड ना करने के प्रति प्रेरित करने या बच्चों को साहस और धैर्य प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। विश्व में कुछ काम होते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। तो ये 10 सितंबर और 10 अक्टूबर को ये जो दोनों दिन मनाए जाते हैं, इसमें आत्महत्या पर बातें होती हैं। आत्महत्या के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है कि नहीं करना है भाई, जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहां तक क्या पढ़ा, आत्महत्या क्या होता है, आत्महत्या के कारण क्या है, आत्महत्या को रोकने के उपाय क्या है और सरकार ने क्या क्या कर लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट आत्महत्या का समझ में आ गया। अब एक समाज शास्त्री रहे हैं, एक समाज शास्त्री हैं इमाइल दुर्खिम। क्या नाम है, इमाइल दुर्खिम। तो ये इमाइल दुर्खाइम जो है,
इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है आत्महत्या पर, एक किताब ही पूरी लिखी है, उस किताब का नाम ही द सुसाइड है। क्या है ये? द सुसाइड। तो ये द सुसाइड जो बुक है, इस बुक में उन्होंने क्या लिखा है उन बातों पर हम चलते हैं, सुसाइड के बारे में उनकी थ्योरी क्या कहती है। दुर्खिम जो है उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक लाइन के क्वेश्चन में, 2 लाइन के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस समाजशास्त्री ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना है? तो दुर्खिम ने, इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना। आत्महत्या व्यक्ति का निजी कार्य नहीं है, बल्कि इसके द्वारा समाज जिम्मेदार है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी पॉइंट है, ये आप सबको याद होना चाहिए। घुमाकर किसी भी रूप में पूछा जा सकता है कि भैया आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, एक सामाजिक कारण है, एक सामाजिक घटना है, ऐसा किसने कहा? इमाइल दुर्खिम ने कहा। वो कहते हैं साफ साफ कि भैया जब कोई कहीं आत्महत्या कर लेता है तो वो उस व्यक्ति के लिए तो जीरो बात है ही, इस समाज के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इसने ऐसे नियम कानून बनाए कि उस व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी, अर्थात समाज जिम्मेदार है। सामाजिक शक्तियां व्यक्ति पर दबाव बनाकर उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? सामाजिक शक्तियां जो है व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। आत्महत्या कोई व्यक्तिगत घटना नहीं है, यह तो समाज द्वारा की गई व्यक्ति की मौत है। कितना बड़ी बात कह देते हैं कि भैया ये हत्यारा समाज है, व्यक्ति नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा इसे। समाज में व्यक्ति रहता है, समाज की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति का सामाजिकरण करे, व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक रूप से उसका सहयोग करे, इसीलिए तो समाज बनाया गया। और अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो इसके लिए जो रीजन है वो समाज है, सोसाइटी है, हमारा समाज हत्यारा है, ऐसा तक कह देते हैं इमाइल दुर्खिम। इनकी बहुत अच्छी थ्योरी है, इसको हम आगे पढ़ रहे हैं। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द सुसाइड जो कि 1897 में लिखी गई में अपने आत्महत्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। याद रखिएगा आत्महत्या से संबंधित थ्योरी किसने दी? इमाइल दुर्खिम ने दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, हम इनकी बातों को समझने से पहले कुछ और बातें समझ लेते हैं। दुर्खिम जो है वह आत्महत्या के रूप में समाज व व्यक्ति के संबंधों को देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इमाइल दुर्खिम जो है वो आत्महत्या का रीजन व्यक्ति की समस्याओं को नहीं लेते। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति और एक समाज के बीच जो संबंध है, ये संबंध ही असली में जिम्मेदार है, या संबंध ही असली में कारण है आत्महत्या का। यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस सीमा तक व्यक्तियों के व्यवहार को सामूहिक व्यवसायिकता निश्चित करती है, और वही दूसरी ओर कहां तक समाज व्यक्ति पर इस दबाव के परिणाम को आत्महत्या के रूप में देखते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है, आपको ये कठिन भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, सरल शब्दों में सुन लीजिए। दुर्खिम कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो समाज में रहता है, उसके सारे कार्य समाज से निर्धारित होते हैं। एक सीमा तक व्यक्ति समाज से जुड़ा होकर के रह पाता है, एक सीमा के बाद वो समाज के अनुकूल आचरण नहीं कर पाता, और जब समाज के अनुकूल आचरण नहीं कर पाता है तो वो समझता है कि वो फेल्यूर है, इस कारण से वो आत्महत्या कर लेता है। इसी को वो डिफाइन करना चाहते हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति ने समाज के दबाव को स्वीकार नहीं किया। जब व्यक्ति समाज के दबाव को स्वीकार नहीं करता तो आत्महत्या कर लेता है। बहुत सी अच्छी बात कही जा रही है। एक इंसान समाज में रहता है, वो अपने हर डिसीजन जो है वो समाज के हिसाब से लेता है। जैसे अब आप सब लोग अभी युवा हैं, आप सब लोग 2-3 बार परीक्षा में फेल हो गए होंगे। अब फिर से परीक्षा के लिए तैयारी करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन आपका नहीं है, ये समाज द्वारा बनाए गए इस महिमा मंडन का है, या उसके आधार पर आप अब डिसीजन को लेने वाले हैं। दूसरा, इसी को दूसरे तरीके से ले लीजिए। आप एक लड़की से प्यार करते हैं, या एक लड़के से कोई हमारी स्टूडेंट है वो प्यार करती है, और वो दोनों एक दूसरे की जाति के नहीं है, वर्ण के भी नहीं है, एक ब्राह्मण है, एक शूद्र वर्ग से है या क्षत्रिय वर्ग से है, और दोनों का कोई संबंध नहीं है। अब क्योंकि समाज ये बताता है कि इन दोनों के बीच संबंध नहीं होना चाहिए, तो आप सबके जो डिसीजन होंगे वो इन दोनों के आधार पर लिए जाएंगे। अर्थात समाज ने असली में डिसीजन लिया, आपने नहीं लिया है। क्योंकि समाज की चीजों के आधार पर आप डिसीजन ले रहे हैं, तो इसलिए समाज हर चीज के लिए जिम्मेदार है, ऐसा इमाइल दुर्खिम कहना चाहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। दुर्खिम का मानना है कि समाज में आत्महत्या के लिए दो प्रमुख कारण जो है वो जिम्मेदार है। पहला कारण वो बताते हैं सामाजिक एकीकरण, और दूसरा कारण वे बताते हैं सामाजिक विनियमन। ये दो ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। कौन कौन सी चीजें? सामाजिक एकीकरण और सामाजिक विनियमन। अब ये दोनों क्या होते हैं? सामाजिक एकीकरण क्या होता है? सामाजिक एकीकरण का आशय है लोगों के मध्य के संबंध की स्थिति।
एक व्यक्ति है वो समाज में हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो उसे कहेंगे सामाजिक एकीकरण। एक होता है सामाजिक विनियमन। सामाजिक विनियमन का सीधा अर्थ है समाज द्वारा बनाए गए कानून, नियम और विधान, परंपराएं, ये सब मिलाकर सामाजिक विनियमन कहलाते हैं। अर्थात का आशय है समाज के नियम और मापदंड जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अर्थात ऐसे सभी मापदंड, नियम, परंपराएं, प्रथाएं जो कि व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित, नियमित करती हैं, वे सब सामाजिक विनियमन कहलाती हैं। तो कुल मिलाकर के सोशियोलॉजिस्ट जो है युमाल दुर्खिम, वो कह देते हैं कि भैया दो चीजें हैं समाज में, सामाजिक एकीकरण और सामाजिक विनियमन, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं किसी व्यक्ति के आत्महत्या के लिए। अब वो आगे कहते हैं कि भैया टोटल 4 प्रकार से आदमी आत्महत्या कर सकता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ निष्कर्ष बताते हैं। उन्होंने जो अध्ययन किया, 4000 लोगों पर इन्होंने अध्ययन किया, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने जब अध्ययन किया तो पाया कि आत्महत्या की दर हर वर्ष समान होती है। लगभग हर वर्ष लोग समान रूप से मरते हैं। इस साल 10,000 मरे तो अगले साल भी लगभग 10,000 मरेंगे। कारण बदलते रहते हैं, लेकिन हर साल आत्महत्या की दर समान रहती है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं, बहुत अच्छी बात है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष आत्महत्या अधिक करते हैं। ये भारत में उल्टा है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, भारत में स्त्रियां ज्यादा करती है। कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक आयु व्यक्ति आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। मतलब ज्यादा एज हो जाने से व्यक्ति की आत्महत्या की दर बढ़ जाती है, कम एज वाले लोग कम आत्महत्या करते हैं। गांव की तुलना में शहरों में आत्महत्या अधिक होती है। सामान्य लोगों की तुलना में सैनिक अधिक आत्महत्या करते हैं। कैथोलिक धर्म के मानने वाले की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले अधिक आत्महत्या करते हैं। तो ये क्योंकि उन्होंने यूरोप में अध्ययन किया, और यूरोप में 2 धर्म चलते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इसलिए ये पॉइंट ऐसा है, ये आपके काम का पॉइंट नहीं है। विवाहित की तुलना में अविवाहित, विवाह विच्छेद, विदुर जो है वो लोग ज्यादा आत्महत्या कर ले। बहुत सही बात की जा रही है। एक विवाहित व्यक्ति में और बाकी के जो लोग हैं, मतलब जो विवाह नहीं करते, या तो वो विधवा हैं, विदुर हैं, या फिर विवाह ही नहीं किया, ऐसे लोगों में आत्महत्या की दर ज्यादा होती है। विवाहितों में बच्चे वाले व्यक्ति की अपेक्षा निसंतान लोग में आत्महत्या अधिक होती है। ऐसे कुछ 10 निष्कर्ष पहले उन्होंने निकाले, और इन 10 निष्कर्ष के आधार पर आत्महत्या के 4 प्रकार बताए। उन 4 प्रकारों में आपको कहीं कहीं पे सोशियोलॉजी की किताबों में 3 प्रकार भी देखने को मिलेंगे। वास्तव में सोशियोलॉजी में दुर्खाइम ने 4 प्रकार बताए थे कि आत्महत्या करने के लिए 4 कारण होते हैं, या 4 प्रकार की आत्महत्याएं होती हैं। उनमें से 3 कारण जो है वो फेमस कारण है, चौथे को बहुत सारे समाज शास्त्री स्वीकार नहीं करते, इसलिए कहीं कहीं पर 3 कारण भी लिखे जाते हैं। समाज शास्त्री चौथे कारण को या चौथी प्रकार की आत्महत्या को स्वीकार नहीं करते, इसलिए ये भी कभी कभी मिलता है कि 3 की जगह 2 या 2 की जगह 3 जो प्रकार है वो देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्खाइम आत्महत्या के 4 प्रकार बताते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 को ही प्रमुखता प्रदान करते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, 2 नंबर में यहां से भी प्रश्न आ सकता है। पहला होता है अहमवादी, खुद से शुरू करो। पहले मैं वाला, तो पहले मैं, फिर दूसरे, तो दूसरे को हम कहते हैं परहित, बोलते हैं ना पर, दूसरे को बोलते हैं पर माने दूसरा। तो पहले मैंवादी, फिर परवादी, फिर तीसरा है दोनों में विसंगति हो गई, तो तीसरा है विसंगतिवादी, और चौथा है भाग्यवादी। तो 4 प्रकार की आत्महत्याएं जो है वो सुसाइड को 4 भागों में बांट करके, कि 4 तरीके से इंसान सुसाइड कर रहा है, 4 प्रकार की आत्महत्याएं पाई जाती है समाज में। पहला है इगोइस्टिक सुसाइड, दूसरा है अल्ट्रस्टिक सुसाइड, तीसरा है एनोमिक सुसाइड, और फैटलिस्ट सुसाइड। ऐसे 4 प्रकार की जो है वो सुसाइड की संज्ञा या सुसाइड के प्रकार जो है वो दुर्खिम बताते हैं। अब एक एक प्रकार में क्या कहा जा रहा है वो समझ लेते हैं। पहले हम अहमवादी आत्महत्या को समझते हैं। अहमवादी आत्महत्या शब्द से ही क्लियर है, शब्द में ही कुछ है कि जब इंसान मैं इस शब्द को बहुत ज्यादा महत्व दे दे। अहम शब्द का मतलब होता है, वो शंकराचार्य का सेंटेंस याद होगा ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो मैं, या मैं को फोकस करो। जब इंसान मैं पर बहुत ज्यादा फोकस कर ले और मैं को इतना ज्यादा महत्व दे दे कि सोसाइटी और मैं के बीच एक डिफरेंस क्रिएट होने लगे, तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति आत्महत्या करेगा तो अहम आदि आत्महत्या कहलाएगी। इसमें व्यक्ति समाज से अपने को पृथक अनुभव करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पहली लाइन।
व्यक्ति समाज से सब खुद को अलग महसूस करने लगे, ऐसा महसूस करने लगे कि समाज मेरी हेल्प नहीं करता, समाज के लोग मेरे लिए है नहीं, मेरा तो इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, मेरा तो इस दुनिया में कोई चाहने वाला नहीं है। जब ये वाला भाव फील में आने लगे तो व्यक्ति समाज से अपने को पृथक अनुभव करने लगता है और व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना डूब जाता है कि उसे यह अनुभव होने लगता है कि सभी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, कोई भी उसके चक्कर उससे बात नहीं करना चाहता, कोई भी कुछ उससे संबंध नहीं रखना चाहता। ऐसी स्थिति में वह स्वयं को समाज से कटा हुआ महसूस करने लगता है। इससे वह अहम को ठेस पहुंच दिया जाती है, उसके खुद को ठेस पहुंचती है और वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। कुल मिलाकर जब व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ मजबूत रिश्ते नहीं बना पाता और स्वयं को अकेला पाता है तो वो ये पाता है कि ये समाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और वो फिर खुद की जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक इंसान किसी दूसरे इंसान से अफेयर्स में था, प्यार में था। अब उसने उसको धोखा दे दिया, धोखा दिया नहीं दिया, इन दोनों के बीच में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई या कोई संबंध विच्छेद वाली स्थिति, संबंध टूट गया। अब ये आदमी आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसने ये मान लिया कि इस समाज में, इस दुनिया में उसका और कोई है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति का जो सुसाइड है वो अहमवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है। प्यार में धोखा मिलना, अपाहिज व्यक्ति जब आत्महत्या कर लेता है तो वो भी अहमवादी है, क्योंकि अपाहिज व्यक्ति को सब इग्नोर करते हैं, ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या कर ले तो वो ये वाली है। शादी किसी की ना हो तो भी वो आत्महत्या कर ले तो भी वो अहमवादी आत्महत्या में, क्योंकि उसको लगेगा कि समाज में कोई मेरा नहीं है। और जब मनुष्य के मन में ये भाव आए कि कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, और वो आत्महत्या कर ले या मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ये वाले भाव के साथ जब आत्महत्या की जाए तो वह अहमवादी आत्महत्या है। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। परार्थवादी आत्महत्या, ये उसका उल्टा है। अहम का उल्टा होता है पर, अहम का सीधा उल्टा है पर। परवादी आत्महत्या क्या होती है? इसमें व्यक्ति समाज में अपने आप को इतना घुला मैला लेता है, समाज से वो इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि वो खुद के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। वो मान लेता है कि मैं तो हूं ही नहीं, जो भी है वो समाज ही है। वो खुद की हर चीज समाज के हिसाब से चलाने लगता है। तो व्यक्तिगत हित जो है वो सामूहिक हित में विलीन हो जाते हैं, मतलब उसके खुद का कोई मतलब ही नहीं है, वो सब चीज समाज के हिसाब से लेने लगता है। व्यक्ति और समाज के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और सामूहिकता से प्रेरित होकर वह अपने जीवन को का बलिदान दे देता है। तो ऐसी जो आत्महत्याएं हैं या ऐसी जो स्थितियां हैं उन्हें हम कहते हैं परार्थवादी आत्महत्या। एक एग्जाम्पल, इस दुनिया ने नियम बनाया कि जब किसी महिला का पति मर जाएगा तो उस लड़की को भी सती हो जाना चाहिए, उसकी चिता में जल जाना चाहिए, जोहर कर लेना चाहिए। अब यहाँ असली में अल्टीमेटली एक इंसान मरा है, आपको मरने की क्या जरूरत है? जैसे हम उदाहरण देखते हैं इतिहास में जोहर करने का, तो ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता कि जोहर, खैर वो उस जमाने की मांग थी। उस जमाने में कुछ मुस्लिम आक्रमणकारी उनकी इज्जत लूटते या उनके साथ बलात्कार करते या कुछ ऐसी घटनाएं होती, इसलिए महिलाएं आत्महत्या कर लेती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा जब ऐसी कोई स्थिति थी ही नहीं कि कोई आत्महत्या करने के मतलब कोई उन्हें उनके साथ ये सब करता। लेकिन फिर भी लोग आराम से धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके आत्महत्या करने लगे या बलि चढ़ जाने लगे या सती होने लगे। तो ऐसी स्थिति को हमने आत्महत्या कह दिया। सैनिक द्वारा की जाने वाली जो आत्महत्या है वो भी ऐसी है। देखो, सैनिक अपने आप के महत्व को शून्य कर लेता है, नहीं मुझे तो अपने देश को बचाना है, और जब वो देश को ज्यादा महत्व दे देता है, खुद को शून्य मान लेता है, तो ऐसी अवस्था को हम परार्थ आदि आत्महत्या कहते हैं। सती प्रथा भी इसी का उदाहरण है, जोहर प्रथा भी इसी का उदाहरण है, क्योंकि जोहर में, सती में सब लोग मर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको समाज के मूल्यों की रक्षा करनी है। सैनिक इसलिए मर जाता है क्योंकि उसे अपने राजा की, अपने राज्य की रक्षा करनी है, इसलिए वो मर जाता है। मातृभूमि की, मातृभूमि क्या है? तू है तो मातृभूमि है, नहीं तो कहां मातृभूमि। तो इसलिए फिर भी, लेकिन जो है वो परार्थवादी आत्महत्या समझिए कि परार्थवादी आत्महत्या मतलब खुद के अस्तित्व को शून्य मानते हुए जब हम समाज के मूल्यों, समाज के मानकों की रक्षा के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो परार्थवादी आत्महत्या। तीसरी आत्महत्या है विसंगत आत्महत्या। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। विसंगत आत्महत्या मतलब देखो, चली नाम से ही क्लियर, विसंगत, संगत नहीं है, माने अंगत और विसंगत, अर्थात कुछ चल रहा था एकदम से उल्टा हो जाना। जैसे उदाहरण समझिए, एक मनुष्य की जिंदगी सीधे तौर पर चल रही थी, कुछ ऐसी एक दिन घटना होती है कि इसकी सब चीजें उलट जाती है। एक उदाहरण लेते हैं,
जैसे कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसे कमा खा रहा था, कुछ काम चल रहा था, उसकी कोई बहुत ज्यादा सैलरी नहीं थी लेकिन उसका जीवन चल रहा था। एक दिन कोई विदेशी घटना होती है, यूक्रेन और रूस का युद्ध हो जाता है या कुछ न कुछ और घटना घटित होती है और बाजार जो है वो एकदम धड़ाम से गिर जाता है। सेंसेक्स या जो शेयर बाजार है वो एकदम डाउन हो जाता है और ये व्यक्ति अच्छी भली जिंदगी से उल्टा हो जाता है, उलट जाती है इसकी जिंदगी। इसे कहते हैं विसंगत आत्महत्या। अब अगर ये आदमी आत्महत्या करेगा तो इसे हम विसंगत आत्महत्या कहेंगे। ऐसे और उदाहरण लेते हैं। एक इंसान जो है वो किसान है, आराम से उसकी जिंदगी चल रही थी, उसके पास थोड़ी सी जमीन है, उसमें वो कमा खा रहा था, सब कुछ चल रहा था। एक दिन बरसात, ओले, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है कि फसल खराब हो जाती है। ये व्यक्ति की जो चीजें थी वो अनएक्सपेक्टेड रूप में बदल जाती हैं, वो विपरीत हो जाती हैं और अब अगर ये आत्महत्या कर लेगा तो इसे हम कहेंगे विसंगत आत्महत्या। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम एक रिजल्ट आता है, उससे बहुत आशाएं लेकर के बैठा था कि मेरा एग्जाम में हो जाएगा, एग्जाम में इसका सिलेक्शन नहीं होता है या वेटिंग में होता है या आशा अनुकूल रिजल्ट नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी सब चीजें उलट जाती हैं और इस अवस्था में अगर वो स्टूडेंट आत्महत्या कर लेता है तो उसे हम कहते हैं विसंगत आत्महत्या। खैर यहाँ बात जो समझने की वो ये है कि इस स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम थी, वो एग्जाम जो है वो जिंदगी की एक छोटी सी घटना है, एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उस एक छोटी सी घटना के उलटफेर हो जाने से पूरी जिंदगी का उलटफेर हो जाना की अवस्था में व्यक्ति जब विसंगति प्राप्त करता है या पाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। इसे हम कहते हैं विसंगत आत्महत्या। व्यक्ति के जीवन में उसकी आकस्मिक उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत प्रकार की निराशा और अचानक आशाएं प्राप्त होती है। खुशी की स्थिति में भी व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है और दुख की स्थिति में भी व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। दोनों ही प्रकार की आत्महत्या विसंगत आत्महत्या कहलाती है। परीक्षा में फेल होने पर छात्र द्वारा आत्महत्या, फसल नष्ट हो जाने पर किसान के द्वारा आत्महत्या, फैक्ट्री बंद द्वारा हो जाने पर मजदूर द्वारा या मालिक द्वारा आत्महत्या, ये सब उसी के प्रकार हैं विसंगत आत्महत्या के। आगे बढ़ते हैं। अगली जो टाइप है वो है भाग्यवादी आत्महत्या। भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं भाग्य को फोकस कर लो, आपने भाग्य पर सब कुछ छोड़ रखा है, अब आप आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या का यहाँ प्रकार अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण को आत्महत्या का कारण मानता है। जब व्यक्ति के जीवन में कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है जिससे उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाए, अर्थात जब समाज व्यक्ति को बताने लगे कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उसका मन कुछ और करने का है लेकिन समाज ने उसके लिए उल्टा कर दिया। जैसे समाज ने आपके लिए बोला कि भैया आपको आपकी ही जाति में विवाह करना है, लेकिन अब आपको कोई दूसरी लड़की जाति की लड़की या लड़का पसंद है और अब आप समाज से संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, समाज आप पर नियंत्रण रखना चाह रहा है, इसलिए ऐसे नियम बनाए उसने और आप इससे लड़ नहीं पा रहे हैं और आप उससे विफल होकर के आत्महत्या कर लें, तो ये है भाग्यवादी आत्महत्या, जिससे उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, तो वह आत्महत्या भाग्यवादी। जैसे किसी को अस्पर्शता के कारण हमने परेशान कर दिया, समाज के लोगों ने उसे अस्पर्श कह दिया और वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले, तो ये भी इसका रीजन है। दासों द्वारा किसी व्यक्ति को दास बना लिया गया। अब आजकल तो दास प्रथा चलती नहीं है लेकिन उदाहरण पुराना है, समझ सकते हैं। तो दास प्रथा के कारण की जाने वाली आत्महत्या भी इसी में है। कैदियों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, कोई व्यक्ति कोई महिला जो है वो सती होना नहीं चाहती लेकिन समाज के लोग पकड़ के उसको जबरदस्ती चिता में धकेल दें तो वो मर जाएगी, आत्महत्या हो जाएगी, लेकिन यह आत्महत्या जो है वो भाग्यवादी आत्महत्या है। मजबूर कर दिया आपको समाज ने कि आपको ऐसा ही करना है और आप उसे ना करें और आत्महत्या कर लें, तो वो है भाग्यवादी आत्महत्या। हमने 4 प्रकार की आत्महत्याएं पढ़ी। जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें आत्महत्या 2 प्रकार से आपको पढ़नी है। एक आम स्वरूप में आत्महत्या की आत्महत्या क्या होती है, इसके क्या कारण है, इसके प्रकार क्या है, इसके प्रभाव क्या है, भारत सरकार ने रोकने के प्रयास क्या किए, और एक एमाइल दुर्खिम के सिद्धांत के रूप में पढ़नी है। तो पिछले 5-6 स्लाइड्स में हमने जो पढ़ा, ये जो 5-6 स्लाइड्स में हमने जो चीजें पढ़ी हैं, एमाइल दुर्खिम का जो निष्कर्ष है, एमाइल दुर्खिम की जो बातें हैं, दुर्खिम ने आत्महत्या के बारे में क्या कहा, कितने प्रकार बताएं, किस किस का क्या अर्थ है, उसके क्या उदाहरण है, ये सब कुछ इमाइल दुर्खिम की थ्योरी, आत्महत्या थ्योरी में आता है। तो मेरा आप सब लोगों से विशेष निवेदन है,
कुछ एग्जामिनर्स ने, कुछ कोचिंग क्लासेस ने, नोट्स बनाने वालों ने केवल इमाइल दुर्खिम को ही पढ़ा दिया है। नहीं भाई, पूरा सोशियोलॉजी जो है उसमें 50 थिंकर हैं, 20-30 इमाइल दुर्खिम से सहमत है कि हाँ जो इमाइल दुर्खिम ने लिख दिया वह सब सही है, लेकिन कुछ उसके अपोजिट व्यू रखने वाले लोग भी हैं। इस कारण से हमें दो विचारधाराएं पढ़नी होगी, एक सामान्य रूप से आत्महत्या का कॉन्सेप्ट और एक इमाइल दुर्खिम का आत्महत्या का कॉन्सेप्ट, और दोनों आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको दोनों बातें बता दी। उम्मीद है आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया हो तो आप सब लोग कमेंट करके बताना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिल रहा है, हमें समझ आता है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।